अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर की 8 तारीख और आज के व्लॉग में हम 3-4 इश्यूज डिस्कस करेंगे और मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं अपना व्लॉग शुरू करने से पहले। और बहुत शुक्रिया मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करने का। मज़ीद लोग अगर इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मैसेज दूर तक पहुँचेगा और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुकालमा एक अच्छे तरीके से शाइस्तगी के साथ किया जाए और एक दूसरे को गालम गलोच का जो कल्चर है इस मुल्क में वो ख़त्म किया जाए। और इसी पे हमारा व्लॉग भी आज होगा। हम आपको बताएंगे कल जो पीटीआई का जलसा हुआ है पेशावर में उसमें क्या तब्दीली आई है पॉलिसी में। और दूसरा हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल है। पिछले कुछ दिनों से आपने भी वहाँ से वाक़यात सुने होंगे, हथियार डालने के, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के। सिचुएशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतर हो रही है, थोड़ी सी उसमें बेहतर इंप्रूवमेंट आई है। उस पर हम बात करेंगे। और साथ जो डक्की भाई है वो गिरफ्तार हुए, 100 दिन वो कैद में रहे, बहुत सारे इल्ज़ाम थे उन पे और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी कैद के दौरान उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर क्या बोले हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपनी राय देंगे हम उस पर। और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक तो ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो लिंक्ड मौजूआत हैं उन पर बात करें। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के वीज़ाज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यूके में, जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बंद कर दी हैं। क्या वजूहत हैं और इसके असरात क्या पड़ेंगे, अब इस पर हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं वीज़ों की बात ही कर लूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 66% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और उनकी उम्र 18 से 30 साल के दौरान है। और यही ज़्यादातर तादाद होती है जो दूसरे मुल्कों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, आला तालीम के लिए जाते हैं, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद जाते हैं और मास्टर्स वहाँ से करते हैं, या फिर मास्टर्स यहाँ से करके जॉब्स करते हुए वो स्कॉलरशिप पे वहाँ जाते हैं। और उनके लिए बता दें कि वहाँ पे 9 यूनिवर्सिटीज़ ने बरतानिया की आर्जी तौर पे ये फैसला किया है, लेकिन किया है फैसला, और आर्जी तौर के बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना लंबा ये टेम्परेरी डिसीजन होगा। वजूहात वो ये बता रहे हैं कि जो वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जाते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ पनाह की दरख्वास्त कर देती है। वो सियासी बुनियाद पर भी हो सकती है, मजहबी बुनियाद पर भी हो सकती है, सेक्टरी बुनियाद पर भी हो सकती है और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज की बुनियाद पर भी हो सकती है। और मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो खुद या उनके बच्चे वहाँ पे गए हैं पढ़ने के लिए और फिर वापस नहीं आए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मेरी जनरेशन के भी हैं और उसके बाद वाली जनरेशन से भी हैं, जो वहाँ पे पाकिस्तान का स्कॉलरशिप लेके गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने पैसे लगा के उनको वहाँ भेजा पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और उसके बाद वो वापस नहीं आए। हालांकि उनके मुआहदे में लिखा गया था, उनके एग्रीमेंट में, कि ये आला तालीम हासिल करेंगे और वापस पाकिस्तान आएंगे और यहाँ कौम की खिदमत करेंगे। लेकिन उन्होंने पैसा पाकिस्तान का लिया, कौम की खिदमत नहीं की और वहीं रह गए और वापस नहीं आए। उनमें से एक मेरा ख्याल है कि कोई एक बहुत मशहूर यूट्यूबर है, उनकी बीवी भी उसमें शामिल है। तो और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से पढ़ने गए और फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया या यूरोपियन ममालिक में सेटल हो गए, वापस आए। बहुत ही बदकिस्मती की बात है। लेकिन जो स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे, पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे और खुद अपनी कोशिश से वहाँ पे एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो उनको भी इनकार किया गया है। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर और फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन है और फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है। इसके बाद यूनिवर्सिटीज ऑफ संडरलैंड, कवेंट्री, हार्टफोर्डशायर, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स, ग्लासगो, कैलेडोनियन एंड प्राइवेट प्रोवाइडर बीपीपी यूनिवर्सिटीज, ये हैं जिन्होंने दाखिले बंद किए हैं। और ये रेगुलेटरी ओवरऑल रेगुलेट जो वहाँ के यूनिवर्सिटी को जो रेगुलेट करता है उनका इदारा, जैसे हमारा HEC है, इस तरह उनका इदारा है, उसने ये अपनी नई पॉलिसी बनाई है। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्शन रेट 5 से 10% नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों का जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है वो 18% है। और अब तो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिए। और क्योंकि वजह मैंने आपको बताई कि मुस्तकिल वहाँ रहने के लिए वो दरख्वास्त दे देते हैं। तो इसमें जो हुनरमंद तलबा है, कुछ ऐसे भी हैं जो जाते हैं वापस भी आते हैं, ये नहीं कि 100% तलबा बाहर जाते हैं वापस नहीं आते। तो वो अब वो भी सफ़र करेंगे उन लोगों की वजह से जो बरतानिया गए और वहाँ रह गए। और उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ से निकले हैं और वहाँ जाकर उन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है और यहाँ से भी अरबों बना के ले गए, प्रॉपर्टीज यहाँ भी बनाई वहाँ भी बनाई।
और फिर उन प्रॉपर्टीज को आप जाके एंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तानी लोगों को झूठ फैला रहे हैं, सुनवा रहे हैं। उनमें से एक इमरान रियाज साहब हैं, जिनके बारे में फैसल वापडा ने मुझे बताया, प्रोग्राम में बताया, ऑन एयर गया वो, कि इनकी डील मैंने करवाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी मर्जी से बाहर गए हैं और बाहर जाने का इनका मकसद ये था कि वहां जाके आदिल राजा को ये काउंटर करेंगे। आदिल राजा भी पीटीआई से लिंक्ड यूट्यूबर्स हैं, वो भी ऐसे ही पहले गए थे, सियासी पनाह उन्होंने भी ली, अब ये इमरान रियाज ने ली। और वहां पे आप देखें ये हाल है इन लोगों का कि इस्टेब्लिशमेंट से यहाँ डील करके जाते हैं और वहां जाके एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बनाएं। वो पीटीआई के लोग जो सादा हैं, जो मुखलिस हैं अपनी पार्टी के साथ, उनको ये इंतहा पसंदी के रास्ते पे ले गए हैं, नफरत भर दिया उनके अंदर, तशद्दुद भर दिया उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। और इसके बाद ये एक अनहेल्दी लेवल तक पहुंच गई है उन लोगों की पाकिस्तान के खिलाफ नफरत। तो इसलिए, और इसका असरात ज़ाहिर है तलबा पे भी पड़े हैं। तो दूसरी बात मैंने ये कहना था पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, कि वो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पॉलिसी बनाए कि पाकिस्तान के नौजवान यहाँ अच्छी स्किल्स सेट हासिल करें, अच्छी डिग्रीज हासिल करें और फिर पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करें। और पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मजीद क्रिएट की जानी चाहिए। यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान के नौजवान मेरिट पे अपने आप को महसूस करे कि उसको उसका हक मिलेगा, उसकी ज़िंदगी महफूज है। उसको V8 नॉन कस्टम पेड हराम का पैसा कमा के V8 कमाने वाले, लैंड क्रूजर्स कमाने वाले, खरीदने वाले इलीट के बच्चे छोटे छोटे, वो सड़कों पर चलती हुई स्कूटी पे सवार लड़कियों को या बच्चों को, वेटर्स को अपनी ड्यूटी बंद करके घर वापस जाते हैं, उनको कुचल के हलाक नहीं करेंगी। और फिर कुछ ही दिनों बाद सुलह सफाई करके घर वापस, मुजरिम जो है वो घर वापस चला जाएगा। और ऐसा हुआ इस्लामाबाद में, जज साहब ने कुचला और 5 दिन के अंदर अंदर तेज तरीन इंसाफ मिल गया। शाइस्ता कुंडी एक उनसे जूनियर जज हैं, उनकी अदालत में केस किया, कुंडी लगाई, शाइस्ता कुंडी साहिबा ने कुंडी लगाई अदालत की और मीडिया को बाहर निकाल दिया, अंदर माफ कर दिया गया उसको। जज के अबूजर क्या नाम है, अबूजर रेकी उस जज का नाम है, सॉरी अबूजर बेटे का नाम है, जस्टिस आसिफ रेकी जज का नाम है, कोयटा से ट्रांसफर होके आए हैं। और आप सोचें कि जज का मुजरमाना जहन चेक करें आप, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करूं, जज का मुजरमाना जहन कि गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगी है वो उस गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं, उस नंबर प्लेट के अगेंस्ट कोई और गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है जो टोयोटा शायद है या सिडान है, और वो गलत नंबर प्लेट गाड़ी पे लगा के, अब ये तक नहीं बताया गया कि ये कस्टम पेड गाड़ी है या नॉन कस्टम पेड। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि जो पोलिटिको टेरर क्राइम नेक्सस है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। तो ये कस्टम पेड है या नॉन कस्टम पेड है? नंबर प्लेट तो जाली निकली ना, जज को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि जाली नंबर प्लेट की लगा के गाड़ी पे उसका बेटा 2 बच्चियों को कुचल के मार डाला जिसने। और अगर जमीर जिंदा है जज का तो कम से कम मुस्ताफी होकर घर चला जाए और कहे कि मैं पेंशन नहीं लूंगा, हराम होगी, ये हराम का पैसा होगा, हराम की कमाई होगी अगर मैं ये पेंशन लूं, ये तनख्वाह लूं इस मुल्क के टैक्सों के अवाम के टैक्सों के पैसे से। जज में इतनी गैरत तो कम से कम होनी चाहिए कि नहीं, जज है यार। और गाड़ी का पुलिस ने भी नहीं बताया कि कस्टम पेड है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर कस्टम पेड है तो जज के पास इतने पैसे कैसे आए? कोयटा में रहने वाला वकील जो जज बन गया, उसके पास इतना पैसा था कि इतनी बड़ी गाड़ी दी हुई है, और भी गाड़ियां होंगी घर में, जो बच्चा 1 बजे रात को लेके फिर रहा है। तो ये इस मुल्क का हाल है, इस मुल्क को बेहतर करें, बच्चों के लिए महफूज बनाएं सड़कों को, यूनिवर्सिटीज को और इस माहौल को, और बच्चों को अच्छी तालीम दें, उनको स्किल्स दें ताकि वो यहाँ रहें और अपने मुल्क की खिदमत कर सके। और पीटीआई जलसे की जो पॉलिसी तब्दीली में बताता हूँ कि सोहेल अफरीदी जो चीफ मिनिस्टर, उनको क्या मैसेज दिया गया है, जलसे की स्टेज पे दिया गया है, 2 लीडरांस के लिए मैसेज पास ऑन हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। अब बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो मैंने कहा थोड़ी इसमें इंप्रूवमेंट इसलिए आ रही है कि पिछले 2 दिनों में 17 दहशत गर्दों को हलाक किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं और 100 से ज्यादा दहशत गर्दों ने हथियार डाले हैं हुकूमत के सामने। नूर अली चक्रानी और उसका जो ग्रोह था उसने, BRA बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी इनका नाम था, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक उनका हथियार डालना। और फिर ये कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, जिस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा
तादाद बढ़ गई है दहशतगर्दों के मरने की, बलोचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो ये हुकूमत ने अब यकसू होके और सिक्योरिटी इदारों ने इस दहशतगर्दी के खिलाफ काम शुरू किया है और बहुत अच्छी बात है। वहां से असला बारूद भी रिकवर किया जा रहा है, उसमें अमरीकी असला बहुत है और हमने सुना है कि ड्रोन्स भी शायद क्वाडकॉप्टर भी इन दहशतगर्दों के पास आए हैं। तो उम्मीद है कि ये जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ये काम शुरू है, इसमें दो फैक्टर्स बड़े अहम हैं और इसीलिए कहते हैं कि तमाम महाजों पर लड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक तो ये है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन बहुत बेहतर कर लिया गया है, उसमें जहां पे मिसिंग लिंक्स थे उनको, उस सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है और अब इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठे होकर एक ही मरकज में आ रही है और वहां से रियल टाइम इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है ऑन फील्ड जो सिक्योरिटी फोर्सेज कार्रवाई कर रहे हैं और इसीलिए रिजल्ट्स इतने बेहतर आना शुरू हो गए हैं। और दूसरा, जो वहां की लेवीज है उसको पुलिस में जम कर दिया गया है और अब वो जो ए एरिया थे, बी एरिया, सी एरियाज थे, मुख्तलिफ एरियाज हैं बलूचिस्तान में, उनके ऊपर काम हो रहा है कि उनको सारा एक पुलिस के अंडर लेके आया जाए, एक ही तरह का निज़ाम पूरे बलूचिस्तान में हो जहाँ पे पुलिस फोर्स जो है उसको मजबूत किया जाए और लेविस के जो लोग हैं वो सरदार के मुलाजिम ना रहें, वो बाकायदा सरकार के मुलाजिम हो, पुलिस का हिस्सा बने, उनकी ट्रेनिंग पुलिस की तरह हो, उनकी जिम्मेदारियां पुलिस की तरह हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी पुलिस की तरह। तो बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है। और डकी भाई साहब हमारे जो हैं बड़े मशहूर हैं, मुझे मेरी टीम बता रही थी, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो रिहा होके आ गए वापस। उन्होंने एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया कि उन पर कितना जुल्म हुआ, कितना तशद्दुद हुआ इस कैद के दौरान। 100 दिन वो कैद रहे हैं और इस दौरान उनसे रिश्वत भी ली गई। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि NCCI जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने इनको गिरफ्तार किया गया था। जुए को फरोग देने के इल्जाम थे इन पे और फिर वहां से जाहिर है, मुझे नहीं पता कि इन इल्जाम पे कितनी हकीकत है और कितने ये दुरुस्त है और कितने गलत हैं। कोर्ट फैसला करेगी इसकी और कोर्ट को फैसला करना भी चाहिए। और यही बात डकी भाई ने भी कही है कि कोर्ट में जो मर्जी मेरे साथ करे को, और उसने ये माजरत की है कि अगर मैंने कोई गलती किया तो मैं इसमें माजरत खाऊं, लेकिन खाली माजरत से तो काम नहीं बनेगा। अगर आपने कानून तोड़ा है तो कानून तो रास्ता लेगा, लेकिन कानून को कानूनी रास्ता लेना चाहिए। अगर उनको गिरफ्तार करने वाले उन पर तशद्दुद करें, उनको नंगा करके मारे, तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और पैसे लिए गए उनसे, उनकी बीवी ने इल्जाम लगाया कि जो 7 ऑफिसर्स हैं NCCI के, उन्होंने पैसे ली, रिश्वत ली, करोड़ों रुपए की रिश्वत ली और फिर केस को खराब करने की कोशिश की ताकि उनको डकी भाई को रिलीफ मिल जाए। तो फिर वो गिरफ्तार हुए, वो सातों के सातों, और उनको नौकरी से निकाल दिया गया और वो अब ये रिश्वत लेने के केसेस का सामना कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि उनको कटहरे में लाया जाएगा और अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी इन इदारों की, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, तो ही इन इदारों की साख बनेगी, तो ही लोग इन इदारों की इज्जत करेंगे और इन इदारों की जो प्रोसिक्यूशन है वो अदालत में जाके उसको साबित भी किया जाना चाहिए। अदालतों से भी उम्मीद है कि वहां शाइस्ता कुंडी और मोहम्मद आसिफ जैसे जज नहीं बैठे होंगे जो अपने पेटी भराओं की और अपने लोगों की जाती और खानदानी मफादात की निगरानी करेंगे, बल्कि अल्लाह से डरते हुए, खौफ खुदा दिल में रखते हुए इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे। तो हम डकी भाई के बारे में यही कह सकते हैं कि जो आप पे इल्जामात थे आप उनका सामना करें और उसमें जो आपके साथ तशद्दुद हुआ वो काबिल मजम्मत है, उसकी मजम्मत करनी भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसकी बड़ी तफसीलात बताई कि किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया और मेरा ख्याल है ये इदारों को भी समझना चाहिए कि तशद्दुद से मामला हल नहीं होते, कानून की अमलदारी से, सख्त अमलदारी से और इंसाफ के तकाजे सामने रख के अगर कानून पे अमल दरामद किया जाए और सबके लिए एक जैसा हो, चाहे वो जज का बेटा हो, चाहे आम आदमी का बेटा हो, चाहे अमीर आदमी हो, डकी भाई की तरह एक कानून सब पे अमल करें, तो इस पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा। और अब मैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था कल और उसके बाद मंगल को, यानी कि कल, वहाँ पे वो अडयाला जेल के बाहर दोबारा वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और आलिया हमजा जो पंजाब की सदर हैं उन्होंने फिर अपील की है तमाम MNAs MPS और टिकट होल्डर से कि वो पहुंचे वहाँ पे और हम खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात की जहाँ तक बात है और जलसे की जो बात है वो मैं आपको बताऊं कि जलसे में आपने देखा कि शाहिद खटक जो थे वो बहुत उन्होंने सख्त तकरीर की और
अब ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना शुरू हो गई है पीटीआई। और जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फ्राइडे को जो उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने सख्त बातें की हैं और उन्होंने कहा कि एक्शन भी होगा अब, तो उसका वो मैसेज उन्होंने जो दिया था पीटीआई को और मीडिया के लोगों को कि आप इस मुल्क में पीटीआई का बयानिया जो झूठ पे मबनी वो ना फैलाएं, जो सच्चे बोले हैं, उसका मैसेज वो पहुंच गया है और अच्छी तरह से पहुंचा है। हमने देखा कि पीटीआई का ना सिर्फ रवैया बदला है, उनकी जुबान भी थोड़ी सी, आप बैरिस्टर गौर को देख लें, आप असद कैसर को देख लें, आप सलमान अकबर राजा को देख लें, आप सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको देख लें, उनका लहजा नरम हो गया है। लेकिन साथ ही जाहिर है, मैंने जैसे बताया, शायद खटक है, वो एक सेनेटर है खुरम समथिंग, खुरम जिशान, वो हैं, वो अपना लहजा सख्त रखें क्योंकि अपने वर्कर्स को भी सेटिस्फाई रखना है। तो अब मुझे ये जो एक सोर्स से पता चला है, 2 सोर्स से मैंने चेक नहीं कर सका इतला, इसलिए मैं, आप खुद फैसला कर लीजिएगा, ये पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों की बात है। मैसेज वहां सुहेल अफरीदी को ये पहुंचाया गया है कि आप अपने आज के जलसे में अगर आप अपनी जुबान को और अपने लहजे को कंट्रोल रखेंगे, नरम लहजा और नरम जुबान होगी, तो आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से कुछ दिनों में हो जाएगी। और आपने देखा कि सुहेल अफरीदी का लहजा आज नरम था। ये वजह है मैसेज, या जो भी वजह है, ये काबिल तारीफ है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि सुहेल अफरीदी अब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव करना शुरू हो गए हैं, वो एक पार्टी के लो लेवल वर्कर की तरह बिहेव नहीं कर रहे। तो बहुत अच्छी बात है, एक आईनी ओहदा उनके पास है, उनको चाहिए कि वो भी लोगों को गाली गलौज करने की बजाय, इल्जामात लगाने की बजाय अपने ओहदे की हुर्मत का ख्याल करें, लोगों के काम करें, और इस दौरान वफाक और सूबा और इस्टेब्लिशमेंट आपस में इफ़हाम तफहीम से आगे बढ़ने की कोशिश करें और कुछ दरमियानी रास्ता निकालें। एक्सट्रीम पोजीशन लेके अगर दोनों साइड्स इसी तरह एक दूसरे पे तोपखाना खोले रखेंगी तो पाकिस्तान का नुकसान है, इसमें अवाम का नुकसान है। इसमें आप शायद अपने अपने फॉलोअर्स को, जानने वालों को खुश रख सकें, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को खुश नहीं कर सकेंगे। इस पर सोचें। बेटर सेंस शुड प्रिवेल। सियासी और जमहूरी अमल मजबूत होना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए तमाम अतराफ में, और हम इसको हमेशा सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। लड़ाई हम सपोर्ट और प्रमोट नहीं करेंगे, जलती पर तेल भी नहीं डालेंगे। इसलिए आपसे कहता हूं कि इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और ताकि हम अपनी बात, अपनी न्यूज़ और तजिए लोगों तक पहुंचाएं शाइस्तगी के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि इससे लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आए, खुशहाली आए, और हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह उस रास्ते पर चल सकें जहाँ खुशहाली है, यहाँ पे अमन है, और जहाँ पे रोजगार है सबके लिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।